हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा, दिस इज़ मी। इस लेक्चर सीरीज से हम टारगेट कर रहे हैं 450 प्लस इन जीएस और ये वेरी मच पॉसिबल है अगर आप इस तरह से पेपर बाय पेपर टारगेट करो। किसी एक पेपर में 120, बाकी 3 में 110। ये बहुत ही इजी टारगेट है अगर आप इस तरह से टारगेट करते हो। और ये अगर आप देखो तो 5, 6, 7 से ज़्यादा लोगों के इतने मार्क्स आते नहीं हैं। तो पॉलिटी, जीएस मेंस और मेंस इन 300 टॉपिक्स, काफ़ी टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं अभी तक इस सीरीज़ में। सेंटर स्टेट रिलेशन हम टॉपिक पढ़ेंगे। डिमांड फॉर स्मॉलर स्टेट, हर साल में, हर 2 साल में ये डिमांड आती रहती है। तो इसको अगर हम सिलेबस में देखें, ये सिलेबस में कहाँ है, तो गवर्नेंस में भी आता है, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में भी आता है, इनफैक्ट सोशल जस्टिस में भी आएगा। डायरेक्टली ये हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में है, आपने देखा होगा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। देन इसके बाद इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट में भी आ सकता है, बाकी चीज़ों में भी आ सकता है। तो दैट इज़ फाइन, आपकी मर्जी, आप और किस किस टॉपिक से इसको रिलेट करना चाहो। डिमांड फॉर स्मॉलर स्टेट, देखो रिसेंट जो डिमांड है वो तो ये है कि गोरखालैंड आप वेस्ट बंगाल से अलग कर दो। ये लगभग हर साल डिमांड आती है। एक बार जरा हम समझ लेते हैं कि ये डिमांड्स कहाँ कहाँ हैं पूरी कंट्री में। आपने बहुत जगह देखी होंगी डिमांड्स। तो ये मैप है, आप जूम करके देखो। यहाँ पर आपको कश्मीर में कुछ दिख रहा है, हालांकि कश्मीर का तो अब रिऑर्गेनाइजेशन हो गया। यूपी का आपको काफ़ी ज़्यादा दिखता है, यहाँ हरित प्रदेश है, अवध है, पूर्वांचल है। बुंदेलखंड में एमपी और यूपी का लोग डिमांड करते हैं। दैन इधर विदर्भ है, विदर्भ में आपका महाराष्ट्र और ये साउदर्न एमपी है। गुजरात में सौराष्ट्र की डिमांड चलती है, साउथ में भी चलती है, रायलसीमा, आंध्रा। अभी ये तेलंगाना आंध्रा अलग हो गए, बट अभी मन नहीं भरा है यहाँ रायलसीमा। फिर ये छोटे छोटे तुलु नाडु और ये कोडगू, यहाँ फिर कोंगू नाडु, ये वही एरिया है जहाँ फिर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, उसमें कौन कौन से नेशनल पार्क हैं आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। उड़ीसा में कोसल, यहाँ पर गोंडवाना पूछता है। बिहार में मिथिला, भोजपुरी। गोरखालैंड इधर है, ये वाला, इफ़ यू कैन सी, ये गोरखालैंड है, सिक्किम के जस्ट नीचे आपको दिख रहा है ये वाला। और यहाँ पर बोडोलैंड है, असम के 4 डिस्ट्रिक्ट को लेके। तन करबी एंगलोंग और भी बहुत सारे डिमांड हैं। कल के दिन मैं कहूँ मेरी मर्जी, लखनऊ के हम नवाब हैं तो हमको फिर लखनऊ एक अलग से राज्य बना के दे दो। तो इसके क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो हम देखेंगे। न्यूज़ में क्यों रहता है, ये कोई भी कॉन्टेक्स्ट आप देख सकते हो। रीज़न फॉर डिमांड क्या है, आर्गुमेंट इन फेवर क्या है, आर्गुमेंट अगेंस्ट क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, कंक्लूजन, स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है आर्टिकल को तैयार करने का। उसके बाद गोरखालैंड मूवमेंट को थोड़ा सा पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन आपको पता होगा कैसे है, और प्रोसीजर फॉर फॉर्मुलेशन आर्टिकल 3 और 4, तो उसको हम थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। तो टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहली बात, रीज़न फॉर डिमांड्स क्या हैं, क्यों ये डिमांड्स आती हैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा 1956 में जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, तो लिंग्विस्टिक डिमांड्स तो हैं। लैंग्वेज एक बड़ा कल्चरल फैक्टर है जिसकी वजह से आपके लिंग्विस्टिक रीजन्स बनते हैं, जोग्राफिकल रीजन्स, कल्चरल रीजन्स बनते हैं। हालांकि ये डिमांड अब विद टाइम कम हो गई है। अभी रिसेंटली तो कोई ऐसे लिंग्विस्टिक बेस पे नहीं बना है। 2000 में 3 स्टेट्स बने थे, अभी 2014 में एक स्टेट बना था, चारों के नाम आपको पता होनी चाहिए। उनमें लिंग्विस्टिक डिमांड तो नहीं थी। फिर क्या और इश्यूज़ हैं, कल्चर और एथनिसिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ जो कल्चरली डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं उनको लगता है कि हमारा कल्चरल सब्जुगेशन और विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है, मतलब हमको सप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, तो वो अपनी एथनिक या कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व रखने के लिए न्यू स्टेट्स की डिमांड करते हैं। जैसे अभी गोरखालैंड में गोरखास हैं, नेपाली स्पीकिंग इंडियन कम्युनिटी जिन्हें गोरखा कहते हैं, वो लोग हैं। इसी तरह नागालिम की डिमांड नॉर्थ ईस्ट में है, बोडोलैंड इन असम। ठीक है, एथनिसिटी और एथनिक और रेस, ये आप 2 टर्म पढ़ते होंगे। एथनिसिटी मतलब, रेस तो मतलब होता है फिजिकल ट्रेट, किसी की आंख ऐसी है, किसी की आंख ऐसी है, किसी की नाक ऐसी है, किसी की नाक ऐसी है, ये रेस हुआ। किसी के फिजिकली कोई कैसा दिखता है, काला, गोरा, भूरा, पीला, नीला, और आप भी बता सकते हो रेस में और क्या क्या होते हैं। ठीक है, बॉलीवुड पूरा रेस पर चलता है, ये आपको पता होगा। एथनिसिटी मतलब किसी भी फैक्टर की वजह से एक ग्रुपिंग हो जाए, चाहे वो कल्चर की वजह से हो। इनफैक्ट डोसा खाने वालों का एक एथनिक कम्युनिटी हो सकती है, फूड के बेस पे हो सकती है, ड्रेस सेंस के ऊपर हो सकती है। जैसे कॉलेज में आपने देखा होगा, स्पेशली गर्ल्स में ये कम्युनिटी बनती है कि कुछ गर्ल्स जो ब्रांडेड कपड़े पहन के आती हैं उन्हें लगता है कि हम अलग ही दुनिया से हैं, और बाकी अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से बन सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एथनिसिटी का एक फैक्टर रेस भी हो सकता है। एथनिसिटी का एक फैक्टर आपके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी हो सकती है। एनी फैक्टर जिसकी वजह से आपको अपनापन लगे। एक व्हाट्सएप का जो आंटियों वाला ग्रुप होता है वो भी एक एथनिसिटी को रिप्रेजेंट करता है।
तो लोगों को लगता है हमारी एथनिसिटी या हमारी कल्चर की तो बात की ही नहीं जा रही है। देन उसके बाद आता है पॉइंट इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। जो ये डिमांड्स आई हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, तो ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं ये रिसोर्स रिच हैं, काफ़ी अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। जैसे अभी फ़िलहाल तेलंगाना में भी ये डिमांड थी। विदर्भ में अगर आप देखो ज्योग्राफी मिनरल रीजन्स ऑफ इंडिया, वहाँ पर जो ये नागपुर, भंडारा, छिंदवाड़ा ये बेल्ट है, ये विदर्भ रीजन में, ये नाम आप लिख सकते हो, नागपुर, भंडारा, छिंदवाड़ा, ठीक है। तो ये विदर्भ रीजन में यही है कि इनको कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारे पर रिसोर्सेज तो हैं लेकिन आप हमें डेवलपमेंट नहीं कराते हो। देन एक और परसेप्शन है बेटर गवर्नेंस की, मतलब छोटा स्टेट होगा तो गवर्नेंस अच्छा होगा। ये परसेप्शन मेनली यूपी में बनाया गया था, जो अपोजिशन है, जब से कांग्रेस पार्टी पावर में नहीं है। हालांकि अब जो फ़िलहाल 2-3 गवर्नमेंट्स आई हैं, पिछली गवर्नमेंट और ये फ़िलहाल की जो बाबा जी की गवर्नमेंट है, जब से ई गवर्नेंस आ गया है तो ये थोड़ा इजी हो गया है गवर्नेंस, तो ये पर्सपेक्टिव धीरे धीरे अब ख़त्म होता जा रहा है। इसके अलावा लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होती हैं। अब आपको सीएम बनना है, ठीक है, अब आप महाराष्ट्र स्टेट में हो, ठीक, अब आप यहाँ पर उद्धव ठाकरे की जगह तो नहीं ले सकते, तो आपने कहा मुझे मेरा अपना स्टेट दे दो, ठीक है। तो अगर आपकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं तो फिर आपका ये डिमांड आप करने लगोगे। जैसे यूपी में आई थिंक जो अजीत सिंह वाली जो पार्टी है, वो हरित प्रदेश की डिमांड करते हैं। उसको आप पॉलिटिकल एस्पिरेशंस से ज़्यादा जोड़ के देख सकते हो, एटलीस्ट मीडिया तो जोड़ती है। एग्जाम्पल मत लिख देना पार्टी का, हरित प्रदेश का एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ स्मॉल स्टेट्स क्या हैं? 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी मेंस में, मैंने डिस्कस भी किया था आपको कि स्मॉल स्टेट क्रिएट होने के इकोनॉमिक रीजंस क्या हैं। तो आप ये देखो, पहला रीज़न होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एफिशिएंसी। लोगों को ये लगता है कि ये हमारी खुद की टेरिटरी है, टेरिटरी ऑफ माय ओन। इसकी वजह से लोग क्या सोचते हैं कि जो हमारे पहले के वो हो चुके हैं, सप्रेशंस हो चुके हैं, या फिर हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पेरीफेरी पर रख दिया गया था। सेंट्रल एक मॉडल होता है कोर पेरीफेरी, ठीक है, कोर पेरीफेरी। कोर मतलब रीजन ऑफ डेवलपमेंट और पेरीफेरी मतलब जहाँ पर मतलब हो जाए तो हो जाए। तो वो डेवलपमेंट अब हमारे यहाँ कोर का डेवलपमेंट आ जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे भी कहता है कि जो न्यू स्टेट्स हैं वो बेटर कन्वर्जेंस शो करें। कन्वर्जेंस मतलब सपोज़ ये 100% आपका डेवलपमेंट है, अभी गुजरात सपोज़ यहाँ है, ठीक है, सौराष्ट्र रीजन का डेवलपमेंट यहाँ चल रहा है। तो जैसे ही एक नया स्टेट बना दिया, जैसे सपोज़ उत्तराखंड बना दिया, तो अब उन्होंने ये जो स्मॉल स्टेट्स है ना, ये कन्वर्जेंस शो करते हैं विद टाइम। इकोनॉमिक सर्वे 2018 ने ये कहा भी था ये बात, ठीक। फिर इसके बाद क्या होती है, फेडरल कैरेक्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका इंक्रीज़ होता है, रोल ऑफ सेंटर रिड्यूस होता है। जैसे पासिंग ऑफ बिल, बहुत से बिल्स ऐसे होते हैं इसमें 2/3 स्टेट्स की मेजोरिटी चाहिए, कहीं हाफ स्टेट्स की मेजोरिटी चाहिए। तो सपोज़ अगर अभी 10 ही स्टेट हैं तो सेंटर को 5 लोगों को मनाना है, अगर 50 स्टेट्स हैं तो फिर 26 लोगों को मनाना है, ठीक है। न्यू रीजनल पॉलिटिक्स आती है, न्यू रीजनल पार्टीज़ आती हैं। ये कि अपने आप में एक टॉपिक है कि रोल ऑफ रीजनल पार्टीज़ इन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। तो ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, ठीक है। सेंटर का जो रोल है, जो लोगों को दिल्ली से दिखाई नहीं देता, वो ये लोग प्रेजेंट करते हैं। फिर इसके अलावा क्या होता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होता है। स्पेशली क्या होता है कि जो जोग्राफिकल एंटिटीज़ हैं उनके नंबर बढ़ जाते हैं। तो अगर एक जोग्राफिकल एंटिटी सिमिलर है, जैसे यूपी में क्या हुआ करता था, यूपी को 2 पार्ट में कहते थे, माउंटेन पहाड़ी ये कहा जाता था यूपी में, पहाड़ी और देशी, ठीक है। तो यूपी में जो लखनऊ था वो देशी के मिड में था, तो ये प्लेन एरिया था, ठीक है। तो ज्योग्राफी थी, ये माउंटेन थे, ये प्लेन थे। तो प्लेन एक यूनिफॉर्म ज्योग्राफिकल एंटिटी थी, तो पहाड़ का रीजन अंडर डेवलप्ड रह जाता था। इसी तरह से छत्तीसगढ़, झारखंड यहाँ भी है, जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम डेवलप हो जाता है। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि एक होमोजीनियस ज्योग्राफिकल एंटिटी आएगी तो फिर लोगों को पता रहेगा, ज़्यादा अवेयरनेस होगी पॉलिसी मेकर्स के मन में, लोकल नीड्स को लोग पहचानेंगे। तो एक ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी एक आर्ग्यूमेंट इन फेवर होता है। फिर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ग्रोथ पोल। अब ये जीएस में भी क्वेश्चन पूछा है, ऑल्दो ये आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल का टॉपिक है, बट दिस इज़ वेरी सिंपल टॉपिक। ग्रोथ पोल मतलब रीजन्स ऑफ डेवलपमेंट जिनके चारों तरफ ग्रोथ हो सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ, कर्नाटका में अगर आपको मैं कहूँ कोई एक सिटी बता दो तो आप बताओगे बेंगलोर,
ठीक है। तेलंगाना में एक सिटी बता दो, हैदराबाद, मतलब आपको दूसरी सिटी इनमें याद भी नहीं आएगी कौन सी है इजीली। महाराष्ट्र में आप पूछो तो मुंबई, पुणे, 2 सिटीज़ हैं, ठीक है। यूपी में अगर मैं आपको कहूँ तो कम से कम 10 to 12 सिटीज़ नज़र आ जाएंगी, ठीक। तो ग्रोथ पोल क्या है कि आप एक सेंटर ऑफ डेवलपमेंट बनाओ। आपने बेंगलोर बनाया, इस एरिया में आपने ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट किया, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया, तो जो आसपास के रीजन हैं वहाँ से लोग यहाँ पर इन माइग्रेट करने लगते हैं, पैसा भी आने लगता है और रिसोर्सेज भी आने लगते हैं। विद टाइम ये जोन बड़ा हो जाता है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, बेंगलोर एक इस तरह का सिटी है। मैसूर अगर आप कहो तो, मतलब बेंगलोर इतना भी नहीं है, सॉरी, बेंगलोर अगर इतना है तो मैसूर और बेंगलोर इस जोन में आते हैं, ठीक। कर्नाटका की 1/6 पॉपुलेशन, 1/6 जीडीपी सिर्फ एक सिटी से आती है, बेंगलोर से। तो ये न्यू ग्रोथ पोल डेवलप हो जाते हैं, न्यू सेंटर्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक। तो जितने ज़्यादा स्मॉल स्टेट्स होंगे उतने ज़्यादा न्यू ग्रोथ पोल बनेंगे। जैसे यूपी था तो पहले लखनऊ था, ठीक है, LKO या LJN, ये यूपी वालों को पता होगा क्या ड्रामा है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी उत्तराखंड है, तो आपका देहरादून एक न्यू स्टेशन बन गया, ठीक है, न्यू नॉट स्टेशन सॉरी, न्यू ग्रोथ पोल बन गया, ठीक। सेम वे में अगर आपका आज की डेट में तेलंगाना था और यहाँ पर अमरावती या फिर वाइजैग एक नया ग्रोथ पोल बन जाएगा यहाँ पर, तो धीरे धीरे रीजनल डेवलपमेंट इंक्रीज होगा इससे मेनली। इसके अलावा क्या है कि होमोजेनिटी आएगी, कल्चरल और लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटीज़ या कंपेटिबिलिटीज़ हैं वो आएगी, तो इससे मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, पब्लिक रिसोर्सेज का एलोकेशन बेटर होगा। अगर होमोजेनियसली स्मॉलर स्टेट्स होंगे तो उनमें कम्युनिकेशन इजी होंगे, और जो ऐसे ग्रुप जो अपने आप को मार्जिनलाइज समझते होंगे, जिनको लगता है कि हम मार्जिनलाइज्ड हैं, वो अपनी वॉइसेस रेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोगों को लगता है कि हमारी कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, या उन्हें लगता है कि इंटरनल कॉलोनियलिज्म के ही शिकार हो रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में लोगों की बहुत डिमांड, ये क्वेश्चन होता था कि हम तो यूपी वालों के शिकार हो गए, देशी लोग हम पर राज कर रहे हैं, तो ये फीलिंग आपकी धीरे धीरे जाने लगती है। तो इस वजह से भी लोग स्मॉलर स्टेट्स की डिमांड करते हैं, और भी कई रीजंस हो सकते हैं, उन पर आप चाहे तो खुद सोच सकते हो। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट स्मॉलर स्टेट, अब क्यों नहीं बनानी चाहिए हमेशा, ये अगर आपको ये कुछ पॉइंट्स इन फेवर पता है, कुछ रीजंस पता है, कुछ अगेंस्ट पता है, कुछ ये पता है, तो आप आंसर लिख लोगे किसी भी पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए। सबसे पहले तो आपको प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की ऐसी तैसी कर देता है, उनके जो बिल्कुल व्यू पॉइंट था नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी का, उसके अगेंस्ट चला जाता है, फाइन। और इसके बाद जो बेटर गवर्नेंस का परसेप्शन है, जैसे अभी मैंने आपको बताया यूपी में, तो अगर ई गवर्नेंस आप इम्प्रूव कर लेते हो तो ये आर्ग्यूमेंट अपने आप आउटडेटेड हो जाता है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है दैट इज़ नॉट गारंटीड। स्मॉल स्टेट बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है स्मॉल स्टेट बन गया तो रैपिड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं है। इसके लिए काफ़ी और चीज़ें भी होती हैं, प्लानिंग, बहुत सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक। USA एक वर्ल्ड वाइड बड़ा स्टेट है, सिंगापुर छोटा स्टेट है, दोनों इक्वली डेवलप्ड हैं, ठीक है। और छोटी कंट्रीज़ में छोटे छोटे कंट्रीज़ बहुत हैं जिनकी आपको HDI पता होगा, मतलब नीचे से टॉप करते हैं। तो छोटा स्टेट या छोटी कंट्री में डेवलपमेंट गारंटी नहीं होता। मेनली अगर मैं आपको 1-2 वर्ड्स में कहूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग भड़काते हैं, मॉब को यूज़ करते हैं, एंड पॉलिटिकल एस्पिरेशन से गवर्न होते हैं ये जितने भी डिमांड्स होते हैं इस टाइप की, या फिर रीजनलिज्म से। जैसे अगर हम देखें एग्रीकल्चर ग्रोथ वो भी नहीं बढ़ती, GDP, पॉवर्टी रिडक्शन, IMR, एग्जांपल्स आपके सामने हैं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड के एग्जांपल्स हैं, और अभी फ़िलहाल तेलंगाना का भी सेम ही हाल होने वाला है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, जब इम्प्रूव ही नहीं हो रही है देन व्हाट कैन यू डू, ठीक। तो मतलब क्यों आपको स्मॉल स्टेट चाहिए। देन इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन सेंटर, अल्टीमेटली आप जब कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपके पास पैसा है नहीं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है नहीं, इंडस्ट्री आपके पास था नहीं, आपकी इकोनॉमी डेवलप थी नहीं, न्यू सेंटर बना, न्यू कैपिटल बनी, तो फिर आपका क्या होगा, खर्चे बढ़ेंगे। तो आपके पास इकोनॉमिक पोटेंशियल तो है ही नहीं, तो आपको क्या होता है, यूनियन मिनिस्ट्री के भरोसे रहना पड़ता है। तेलंगाना और उत्तराखंड के केस में ये चीज़ बिल्कुल विजिबल है। उत्तराखंड में तो इनफैक्ट जो पहले CM थे, आई थिंक भगत सिंह कोश्यारी, तो बिना इलेक्शन के ही उनको CM बना दिया गया था। फिर जो ये मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो अपने आप में एक फ्लॉड मॉडल है कि अगर छोटे छोटे ग्रोथ पोल होंगे तो वो इम्प्रूव कर जाएंगे। जैसे इंडिया में जो ग्रोथ पोल्स हैं
जब भी हम ग्रोथ पोल का क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं तो उसमें सबसे मेजर क्रिटिसिज्म ये होता है कि ये पॉलिटिकली गवर्नड है, जहाँ किसी नेता को लगा उसने अपने अकॉर्डिंग ग्रोथ पोल बना दिया, डेवलप कर दिया, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ नहीं बनाया। तो ये है लेट कमर स्मॉल न्यू स्टेट्स होते हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, इंडस्ट्री, एग्रेरियन क्राइसिस, इंफ्रा होता नहीं है। लेट कमर्स और ये फ्रंट रनर्स क्या होते हैं, सपोज ये टाइम है और ये डिफ्यूज़न है टेक्नोलॉजी, तो टाइम के साथ में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई तो आप कुछ लोग ये टाइम t=0 कुछ लोग इमीडिएटली अडोप्ट कर लेंगे, इनको कहते हैं फ्रंट रनर्स, ठीक है। फिर इनको लोग फॉलो करते करते देखेंगे, ये लोग होते हैं मतलब एडेप्टर्स, ठीक है। इसके बाद कुछ लोग होते हैं इस जोन में जो आते हैं लेट कमर्स, ठीक है। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे पहले पंजाब एंड हिमाचल हरियाणा में आपका आया, साउथ में आपका कावेरी डेल्टा में आया, यहाँ इस जोन में, ठीक। बाकी स्टेट्स लेट कमर है, तो ये लेट कमर्स हैं ऑलरेडी, तो इनको लोग कोई पूछेंगे नहीं, टेक्नोलॉजी होगी नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इनका जो डेवलपमेंट होता है, ये कहते हैं कि भैया रॉ मटेरियल का अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लॉयटेशन कर लो, ठीक है। तो ये इस पे लग जाते हैं। जैसे अभी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे ब्राज़ील है जो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने ब्राज़ील के डेवलपमेंट के लिए क्या मॉडल अपनाया कि अमेजन रेन फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर लो। सेम वे में यही चीज़ सिमिलरली झारखंड में और छत्तीसगढ़ में देखी गई कि काफ़ी हद तक वहाँ पर फॉरेस्ट को इन्होंने वो कर लिया, एक्सप्लॉइट कर लिया। फिर जो रियल डिफ्यूज़न ऑफ पावर है, जिन लोगों को चाहिए था वो तो हुई नहीं। ये क्या हुआ, सिर्फ जो सपोज एक बड़ा स्टेट था, यहाँ पर एक कैपिटल हुआ करती थी, तो अब इसके 2 पार्ट हो गए, तो अब 2 कैपिटल में डिफ्यूज़न हो गया। लेकिन जो आपके छोटे लेवल पर डिस्ट्रिक्ट थे, लोकल गवर्नमेंट थी, यहाँ तो आपने डिफ्यूज़न ऑफ पावर किया नहीं। ये पहले भी आपके नॉन एम्पावर्ड थे, अनएम्पावर्ड थे, अभी भी अनएम्पावर्ड है। तो रियल में तो आपने कुछ डिफ्यूज़न ऑफ पावर किया नहीं, बस एक सीएम के बदले 2 सीएम अब पैसा खाएंगे या फिर इनफैक्ट डेवलपमेंट करेंगे, डिपेंड करता है उनके ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी लेवल पर, ठीक है। फिर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़, इस बारे में तो मैं खैर कोई बात करूँगा नहीं, आप खुद समझ सकते हो। एग्रेसिव रीजनलिज्म को ये इस तरह की चीज़ें भड़काती हैं। जैसे स्मॉल स्टेट्स में अगर आप देखो तो वहाँ एक डोमिनेंट कम्युनिटी, कास्ट या ट्राइब, जैसे अगर अभी गोरखालैंड मूवमेंट है या अगर आपने गोरखा स्टेट बना दिया, तो जो नेपाली स्पीकिंग गोरखा हैं, आप जानते होंगे इंडिया में गोरखा कौन होते हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं से डोमिनेंट हो जाएगा, तो बाहर के लोग आ ही नहीं पाएंगे। जैसे आंध्रा और तेलंगाना, इन्होंने कह दिया कि हमारे लिए अराउंड 70% रिजर्वेशन हम ही देंगे अपने लोगों को, बाहर के लोगों को है ही नहीं, ठीक है। इस तरह के सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी आ जाती, तमिलनाडु में आप देखो, ठीक, कि बाहर के लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी रखते ही नहीं हैं ऐसे लोग, ठीक। तो ये रीजनलिज्म को भड़काता है और अगेन वो आपका नेशनल इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी उनके अगेंस्ट जाता है। दैन इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, ऑब्वियसली जितने ज़्यादा स्टेट होंगे, आंध्रा और तेलंगाना में भी बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया था। अगर आपको याद है तो यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन की कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट था। वाटर के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारे इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो ठीक है, अल्टीमेटली हम समझते हैं वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन, इतने पॉइंट सफिशिएंट हैं। अगर आपको और लिखने हो तो लिख सकते हो। वे फॉरवर्ड है कि गुड गवर्नेंस आप लेके आओ, बेटर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी लाओ, तो आप जो रिमोट रीजन्स हैं वहाँ पर पहुँच पाओ। देन GS4 में एक टॉपिक आता है पब्लिक सर्विस डिलीवरी, तो पब्लिक सर्विसेज जो होती हैं, पब्लिक गुड्स होती हैं, उनको आप इम्प्रूव करो। इसके अलावा जो डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का, रिहेबिलिटेशन कराया जाता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट की वजह से, या डिसकंटेंट अमंग पीपल है, तो वो आप रिड्यूस करो। तो यू हैव टू इंक्रीज गवर्नेंस ऑब्वियसली। देन लोकल सेल्फ गवर्नेंस आप इंक्रीज करो, इसको स्ट्रेंथन करो। 73rd और 74th अमेंडमेंट से जो आए थे, ठीक है। पावर को आप प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, आपको पता होगा सब्सिडियरिटी मतलब जितने लोएस्ट लेवल पर डिसीजन मेकिंग पॉसिबल हो वहाँ जाकर डिसीजन लो, ठीक। तो आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है उनकी स्ट्रेंथनिंग करनी जरूरी है। अगर आपने लोकल गवर्नमेंट एक डिस्ट्रिक्ट में सपोज अगर गोरखा ज़्यादा रहते भी तो उसको ठीक है, गोरखा लोग बना दो, गोरखा डेवलपमेंट काउंसिल बना दो, उनका काम चल जाएगा, बाकी लोग अपना काम चलाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं इनको स्ट्रेंथन करना जरूरी है। आफ्टर दैट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब इर्रेशनल रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है और रीजनल डिस्पैरिटीज़ आ रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पॉलिसीज़ कंटिन्यू करानी, आप कई बार देखते होंगे सेंटर में एक पार्टी ए है, देन अब पार्टी बी आ गई, तो ए पार्टी की सारी पॉलिसीज़ को
पार्टी बी पलट देती है, जब तक कि वो वोट बैंक वाली पॉलिसी ना हो। जैसे कि आप मनरेगा देखो, तो जो एक गवर्नमेंट की थी दूसरी गवर्नमेंट ने उसे कंटिन्यू किया, ठीक है, तो एग्जिट इशू आता है, लोग इस तरह के फालतू स्कीम से एग्जिट भी नहीं कर पाते हैं, और जो अच्छी स्कीम्स होती हैं उनको वो पॉलिटिकली इंस्टॉल्ड हो जाती है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं खतरे में आती है। तो वे फॉरवर्ड में आप कुछ और लिखना चाहो लिख सकते हो। कंक्लूजन में आप ये बताओ कि जब भी ऐसी डिमांड्स आए तो ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए। However, insteड ऑफ क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स और एक chaos या इस टाइप की कंडीशन सिचुएशन पैदा करने से अच्छा है कि आप ये चीज़ें इम्प्रूव करो, गवर्नेंस लाओ, ये सब लाओ। ये इसको आप यहाँ भी डाल सकते हो एनीवेज, ठीक, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली क्या कहता है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो ये हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो और रिलेटेड टॉपिक्स हैं, गोरखालैंड मूवमेंट एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। सेपरेट स्टेट ऑफ गोरखा उनकी डिमांड है, जो कि नेपाली स्पीकिंग कम्युनिटी है। ये बंगाल है, नॉर्थ बंगाल में आपको दिख रहा होगा, दार्जिलिंग एरिया में है, ठीक है। तो इनको 2012 में एक GTA दे दिया गया था, गोरखालैंड टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट किया गया था, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और वहाँ का जो एक लोकल, आई थिंक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, आपको नाम नहीं रटना है, बस ये 3 पार्टीज़ में हुआ था। तो इसमें इनको लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं दी गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दे दी गई थी और एग्जीक्यूटिव पावर्स दे दी गई थी। तो इसी तरह की जो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं या लोकल गवर्नमेंट में होती है, इसी तरह की जो काउंसिल होती हैं वो बना दी। इनकी डिमांड क्यों है, क्योंकि ये बंगाली लोगों से एथनिकली डिफरेंट दिखते हैं। यू नो दैट कि क्या इश्यूज़ हैं इनको, एथनिक डिफरेंसेस कैसे दिखते हैं, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है इनकी, मेनली एथनिक के अलावा रेशियल डिस्पैरिटी का भी रेशियल सेग्रीगेशन का भी इनको सामना करना पड़ता है। देन आइडेंटिटी क्राइसिस, ये चाहते हैं कि हमको इंडियन गोरखा कहा जाए, ना कि नेपाली कहा जाए, ठीक है, या चाइनीज़ कहा जाए, तो आइडेंटिटी क्राइसिस है। देन इकोनॉमिक डिप्रिवेशन है, जैसे इनको लगता है कि लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। जैसे दार्जिलिंग एरिया है, दुआर्स होते हैं दार्जिलिंग में, जानते होगे आप दुआर, तो वहाँ पर जो टी स्टेट्स हैं, अब रहने वाले लोग ये यहाँ के हैं दार्जिलिंग के, लेकिन बाहर के लोग आके वो टी स्टेट्स को ओन कर लेते हैं। देन स्टेट गवर्नमेंट, बंगाली, चाहे वो ममता दीदी हो या फिर पहले की जो कम्युनिस्ट रिजीम हो, सब ने बंगाली लैंग्वेज को मस्ट कर दिया। इसके अलावा आई थिंक ये चीज़ें आप जानते होंगे, हिस्ट्री ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन क्या है, 1947 से चल रही है। इसके धार कम्युनिटी, इन्होंने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखो, ना कि लिंग्विस्टिक। JVP कम्युनिटी ने मना कर दिया था लिंग्विस्टिक के लिए। फिर आंध्र में एक हुआ था मूवमेंट हुआ था, फिर 1953 में पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना था। फिर उसके बाद न्यू कमीशन बना था, फजल अली या कुजुरू पनिक्कर ये लोग थे। 1955 में इन्होंने रिपोर्ट दी और जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में पारित हुआ। 1955 और 56 इंडिया की जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। हिंदू मैरिज एक्ट जो न्यू बना था उसके बाद, और ये 2 चीज़ें उस टाइम की पॉलिटिक्स काफ़ी इम्पैक्ट हुई थी इन डिमांड से। देन इसके बाद जो 60s और 70s में स्टेट्स बने थे वो एथनिक बेसिस पे बने, लैंग्वेज के बेसिस पर बने। अगर आप इसको याद कर पाओ कि एथनिक बेसिस पर कौन से स्टेट्स बने होंगे, तो नॉर्थ ईस्ट के बहुत से स्टेट्स ऐसे एथनिसिटी के बेस पर बने थे। आज भी ये डिमांड्स नॉर्थ ईस्ट में चलती हैं। और लैंग्वेज के बेस पर जैसे अगर मैं बात करूं, पंजाब का क्रिएशन हुआ था, महाराष्ट्र का क्रिएशन हुआ था, ठीक है। देन इस टाइम पर ये 3 जो स्टेट्स हैं 2000 में फॉर्म हुए थे, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, और आज उत्तरांचल का नाम है उत्तराखंड। ये आपका न्यू यूके है। 2014 में तेलंगाना 29th स्टेट बन गया। 2019 की तो आप कहानी जानते ही हो, J&K। यहाँ एक स्पेशल चीज़ क्या हुई थी कि यहाँ आपके स्टेट्स क्रिएट हो रहे थे, यहाँ स्टेट को बाइफर्केट करके यूनियन टेरिटरीज़ बना दिया गया। इसके बाद एक और डेवलपमेंट हुआ कि जो दादरा एंड नगर हवेली प्लस दमन और दीव, इनको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो ये होता कैसे है, प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर इसका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, आपको आई थिंक आता होगा, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। तो मैं आपको जस्ट क्विकली रिवाइज कर दे रहा हूँ कि आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट ही है जो ये नाम चेंज कर सकती है, बाउंड्री एरिया सब कुछ कर सकती है, एक नया स्टेट बना सकती है, 2 स्टेट्स को मिला के, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को मिला के, या फिर किसी यूनियन टेरिटरी को मिला के, या कुछ भी कर सकती है। एरिया इंक्रीज़ या रिड्यूस कर सकती है, ठीक है, बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकती है। बट जो आर्टिकल है 2 कंडीशन देता है, जो ऐसा बिल आए वो आपका प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से आए, और रिकमेंडेशन से पहले प्रेसिडेंट को स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजना होता है। अब ये चीज़ J&K में कैसे फॉलो हुई थी, ये लेक्चर रिद्धि मैम ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज़ से बाउंड नहीं होता है।
प्रेसिडेंट की मर्जी, स्टेट का अगर रिकमेंडेशन मानना है तो माने, नहीं मानना तो नहीं माने। इसके अलावा फ्रेश रेफरेंस, अगर आपका एक बार बिल पास नहीं हुआ तो आप हर बार स्टेट के पास नहीं जाओगे। यूनियन टेरिटरी अगर है तो वो तो ऑलरेडी सेंटर गवर्न करता है उसको, तो कोई रेफरेंस यूटी के पास आपको जाने की नीड नहीं है कि कल के दिन आपको दिल्ली को स्टेट बनाना हो तो आप अरविंद केजरीवाल के पास जाओगे नहीं, ठीक है। देन आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो भी लॉज या जो भी रेगुलेशंस चेंजेस जो भी किए गए हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, कैन यू प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन व्हाट इज द कंटेंट ऑफ आर्टिकल 1, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ आर्टिकल 2, 3 एंड 4 एंड व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया। आपके नेम ऑफ योर कंट्री क्या है, क्या आप यही बता सकते हो, ठीक है। आई बिलीव कि अगर आपने तैयारी अभी शुरू की होगी तो आपको नहीं पता होगा, या आपने ध्यान से लक्ष्मीकांत ना पढ़ी हो तो आपको नहीं पता होगा। इंडिया को फाइनली हम एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहते हैं। सो ये टॉपिक ख़त्म हुआ। तो मेरा जो कहना है आपको समझ में आ रही होंगी बातें कि अगर आपका स्टडी मटेरियल कम है तो आपके नंबर ऑफ रिविजन्स ज़्यादा होंगे। तो ये जो मटेरियल है अराउंड जो मार्केट में मोस्टली जो भी ये पीटी या मेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, पॉपुलर डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे अराउंड 30%, इनफैक्ट लेस देन दैट है, ठीक है। स्टडी टाइम आपको पता है बहुत कम लगने वाला है और कुछ ही टॉपिक है, 300 टॉपिक्स आपके मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो जीएस के और टॉपिक्स हैं वो भी आप कवर कर सकते हो विद टाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमको ज्वाइन कर सकते हो synopsisis.in पर, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, सिनॉप्सिस ज्योग्राफी, सिनॉप्सिस जियोलॉजी, आप यहाँ फॉलो कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ सिनॉप्सिस IAS इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो एक न्यू जो फैसिलिटी स्टार्ट हुई है दैट इज़ रजिस्टर फॉर फ्री क्लासेज एंड कंटेंट। आप रजिस्टर करके फ्री नंबर ऑफ फ्री क्लासेस वी आर इंक्रीजिंग। अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब यहाँ कुछ और रहेंगी, और सिनॉप्सिस प्रो मीन्स जो पेड कोर्सेज हैं वो यहाँ है। कुछ जो रिलेटेड कोर्सेज हैं 2000 मेंस इन 300, 2021 काफ़ी जल्दी लॉन्च होने वाला है। प्रीलिम्स मेंस क्लासरूम, अभी फ़िलहाल आप यहाँ पर मेंस इन 300 टॉपिक स्पेशल कोर्सेज यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। जीएस मेंस क्लासरूम के लिए कोर्सेज या अदर कोर्सेज एज वेल यू कैन ज्वाइन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे तो यू कैन लाइक, अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आए तो प्लीज़ आई वॉन्ट कि आप फीडबैक दो कि वेयर कैन वी इम्प्रूव। यू नो सिनॉप्सिस इज कंटिन्यूसली improving entity. So thank you for watching. Have a good day.